अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो बताइए पॉइंट चार्ज किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल क्यू से। स्मॉल क्यू हो कैपिटल क्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही चार्ज अगर पूरे लाइन में हो तो किससे डिनोट करेंगे? लैम्बडा। फटाफट, इट इज ए लैम्बडा। लैम्बडा का एक नाम और है, उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड। अगर वही चार्ज एक शीट में हो, शीट मतलब जैसे ये शीट है, इस शीट में चार्ज भरा हो, इनफाइनाइटली बड़ी शीट है, और इनफाइनाइटली बड़ी शीट का एग्जांपल हमारी अर्थ की सरफेस है, उसमें चार्जेस है, तो एक इनफाइनाइटली बड़ी शीट हो, तो बताइए उसके चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा। और सिग्मा कहा जाता है एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, और लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर में पर यूनिट लेंथ, एरियल में पर यूनिट एरिया। ये चीजें ध्यान रखना है बेटा, अपनी चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि अब इन चीजों का बड़ा यूज होगा। तो हमें निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। शीट कितनी भी बड़ी हो, लाइन कितनी भी बड़ी हो, हमें किस चार्ज से मतलब है? उन चार्ज से जो हमारे क्लोज सरफेस के अंदर है, और क्लोज सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ये हो गया चौथी स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, या हम यूज करते हैं, यूज गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ओवर E dot ds is given by Q upon epsilon naught। ये चौथी स्टेप जिसमें गॉस थ्योरम यूज करेंगे। और पांचवी स्टेप में हम करते हैं पुटिंग द वैल्यूज। किसकी वैल्यूज? वो जो हमने ये कैलकुलेट किया है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और Q जो कैलकुलेट किया है चार्ज। ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स आपको याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्टेप हर प्रॉब्लम के लिए, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके कारण जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी है। आपके कोर्स में कितने डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम चाहिए, एप्लीकेशन कितने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो मेरे ख्याल से लाइन चार्ज के लिए है, शीट के लिए है, स्फेरिकल शेल के लिए है, 3 है। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक रखी होगी तो देखिए तो सही बेटा, पहले ही पेज पे। गायत्री बोल रही है क्या? कितने डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए है बेटा? हम रैंडम ले सकते हैं, हम किसको भी ले सकते हैं। 3 डिस्ट्रीब्यूशन, भले ही कोर्स में 3 हो, मैं 4 करवा रहा हूं। 4 मतलब मैं पॉइंट का भी करवा रहा हूं। पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला मालूम है, E is given by 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। ये हमें मालूम है, लेकिन ये हमें कूलम्स लॉ से मालूम है। तो हम प्रैक्टिस के लिए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट निकालते जो r डिस्टेंस पर है, बट किस मेथड से निकालते हैं? बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। So now we are going for the first one। जैसे अब तक आप शांत बैठे, मैंने माइक चालू रखा हूं, अब तक जैसे अपने माइक बंद करके बैठे, शांत बैठे, उम्मीद करता हूं आप वैसे ही बैठेंगे। मुझे बंद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इससे फायदा ये होता
कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मैं माइक म्यूट करूं तो मुझे नहीं पता चलता है, फिर मैं 10 मिनट बाद जाऊंगा तब मालूम चलेगा। इसलिए ऐसे ही शांत बैठिए, फायदा आपका है। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका कंसेप्ट है, गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे पॉइंट पर निकालना है। तरीका समझ लीजिए, ये 5 स्टेप। जबकि आपको ये निकालना है, जब भी आपको ये निकालना है तो पॉइंट चार्ज बोला तो सबसे पहले जो चार्ज बोला उसको स्पेसिफाई कर लीजिए, बाद में ये स्टेप्स दिखाएंगे। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। भले प्लस ना लिखो तो भी हमें अंडरस्टूड है, हमने चार्ज सोर्स हो या टेस्ट पे तो सोर्स चार्ज है, सोर्स हो या टेस्ट चार्ज हमने हमेशा पॉजिटिव लिया है। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q situated at अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ये पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है। तो हमने ये पॉइंट चार्ज बना दिया बेटा, और इस पॉइंट चार्ज को नाम दे दिया Q। क्लियर? ध्यान रखिए बस इतना ही, जिसके कारण निकालना है वो बता दिया आपने। उसके बाद अब हमारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहली स्टेप है कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए आप कौन सी गॉसियन सरफेस लेंगे? तो कल हमारा डिस्कशन इसके ऊपर हो चुका है। वो गॉसियन सरफेस लेंगे जो हमें सिमेट्री को फॉलो करेगी, और पॉइंट चार्ज के लिए हु इज अ गॉसियन सरफेस? तो आंसर है स्फेरिकल शेल। सो कंसीडर अ spherical shell as a Gaussian surface. Consider a spherical shell as a Gaussian surface. और वो शेल है तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो कंसीडर अ स्फेरिकल शेल एज अ गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज Q। एक स्फेरिकल शेल लिया जिसको मैंने क्या मान लिया हो? गॉसियन सरफेस। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। या उससे पहले लिखने के पहले एक चीज और, हमें निकालना क्या है? व्हाट वी हैव टू फाइंड। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने पॉइंट चार्ज को तो डिफाइन कर दिए, अब जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको डिफाइन करते, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लिखेंगे लेट P be any point which is at a distance r from चार्ज Q। तो हमने किस को बताना पड़ेगा? जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही वो बताना है, और जो पॉइंट पे बनाना है उसको बता देना है। तो हमने बता दिए बेटा, थोड़ा सा इधर बात ठीक है। निखिल को बोलना जरा अपना नेटवर्क चलिए। तो हमने किस को डिफाइन कर दिया बेटा? हमने चार्ज को डिफाइन किया, पॉइंट चार्ज को, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको भी डिफाइन किया। और जिस पॉइंट, पहले ये पॉइंट चार्ज आ गया,
दिस इज अ पॉइंट चार्ज। और मुझे एक डिस्टेंस पर, तो वो डिस्टेंस ले लिया मैंने r। ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है। दिस इज अ पॉइंट p विच इज एट द डिस्टेंस r डिस्टेंस पर पॉइंट p है। r डिस्टेंस किससे? चार्ज q से। इस पॉइंट p पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी लिख लीजिए। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, और क्लोज्ड सरफेस को ही हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो आइए, यहां तक जो क्वेश्चन में था वो हो गया। अब हमारी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो पहली स्टेप क्या है बेटा? हमारी पहली स्टेप है हमें क्या कंसीडर करना है? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कहां पर? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट हमेशा कहां आना चाहिए? कल 50 बार बताया मैंने, सेवरल टाइम्स। ये डब्बा जो है, ये क्लोज्ड बॉक्स जो था, क्लोज सरफेस, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज से जो लाइंस निकल रही वो टच कहां होगी? सरफेस पर। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट कहां चाहिए? सरफेस पर। हम अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं? पॉइंट P पर। तो पॉइंट P कहां चाहिए? क्लोज्ड सरफेस पर। और क्लोज सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस। तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट से ऐसा सरफेस बनाना है जिस सरफेस पे ये पॉइंट P आ जाए। सो नाउ ड्रॉ अ spherical shell. Draw a spherical shell through, अपने own words पे लिख सकते हैं, through point P. Draw a spherical shell through point P with center at Q. शेल ड्रॉ करना है पॉइंट P से, और उस शेल का सेंटर कहां होना चाहिए? एट Q। एंड कंसीडर इट एज, उस शेल को कंसीडर इट एज अ गॉसियन सरफेस। कंसीडर इट एज अ गॉसियन सरफेस। तो स्टेप 1 में गॉसियन सरफेस बनाना है, लेकिन कंडीशन देखना है कि अभी जो सरफेस बना है वो सिमेट्री को फॉलो करना चाहिए। सिमेट्री किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, E के लिए और थीटा के लिए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये हमने बनाया एक गॉसियन सरफेस। ये बनाया बेटा हमने एक स्फेरिकल शेल। भले ये स्फेरिकल शेल नहीं दिखे, लेकिन आप समझ लीजिए मेरी डायग्राम उतने अच्छे नहीं होते हैं। चलिए, तो ये स्फेरिकल शेल। अब ये स्फेरिकल शेल है तो उसका सेंटर क्या है? सेंटर कहां पर है? Q पर। और रेडियस कितना है? रेडियस R। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए किधर रहता है? हमने कई बार सीखा है जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था। अब यहां मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब हमने प्लस Q चार्ज लिया था ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसको नॉर्मल रहती है, बाहर निकलती हुई। इधर से भी निकलेंगी, इधर से भी नॉर्मल, इधर से भी नॉर्मल, और सारे नॉर्मल लगता सेंटर से आ रहे करके। पॉइंट चार्ज है। तो ये पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं ब्लू पेन से बना दे रहा हूं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी बनेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड,
इधर भी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसीडर इट एज अ गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाने के बाद हमें ई और थीटा को बताना है, ई और थीटा को। लेकिन पहले सिमेट्री समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन नॉर्मल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है हमें? उस पॉइंट पे, हर उस पॉइंट पे जो सरफेस पर है, पॉइंट P पे निकालना है, सरफेस पर है। अगर इस पॉइंट पे निकालना होता, इस पॉइंट पे, तो ये भी सरफेस पे होता, ये भी सरफेस पे होता, ये भी सरफेस पे, ये भी सरफेस पे, हर पॉइंट सरफेस पे होता। और क्योंकि शेल है, जितने भी पॉइंट सरफेस पर है, सबके डिस्टेंस तो r ही हो जाएंगे। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको मालूम है, कूलम्स लॉ से निकाला है, 1/4πε0 q/r², स्मॉल q लिख लेता हूं। ये कांस्टेंट है, इस फिगर में चार्ज भी कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पर होगा? डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी। सेम का मतलब होता है सिमेट्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई बेटा? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सिमेट्री आ गई। अब सिमेट्री किसकी चाहिए मुझे? थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे, मैं P को नीचे लिखता हूं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां पर हमने छोटा सा एरिया ड्रॉ कर दिए, रेड पेन से डिनोट करता हूं। ये छोटा सा एरिया ड्रॉ कर दिया, ले लिया। ये एरिया का नॉर्मल क्या रहेगा? उसको परपेंडिकुलर। यहां छोटा सा एरिया ले लिया सरफेस पे, ये उसको नॉर्मल। यहां छोटा सा एरिया ले लिया, ये उसको नॉर्मल। कहीं भी लीजिए छोटा सा एरिया, उसको ये नॉर्मल। और दोनों लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, ये छोटा सा एरिया जो लिया, ये जो छोटा सा एरिया लिया, इस छोटे एरिया को हम डिनोट करते हैं ds से। ds विद एरिया लिया बेटा। ये जो छोटा सा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया कहां पर है? इस स्फेरिकल शेल का कंसेप्ट समझिए। ये जो स्फेरिकल शेल बनाया, इस शेल का छोटा सा हिस्सा, छोटा सा एरिया, ये वाला छोटा सा एरिया, ये वाला। ऐसे छोटे छोटे एरियाज लूंगा और छोटे छोटे एरिया को जोड़ूंगा तो मुझे स्फीयर का, स्फेरिकल शेल का एरिया मिलेगा। क्योंकि छोटे एरिया किसके हैं? स्फेरिकल शेल के। तो छोटे छोटे एरिया जोड़ूंगा, छोटे छोटे एरिया जोड़ूंगा, ये ds, तो मुझे पूरे स्फेरिकल शेल का एरिया मिलेगा। ठीक है, तो इस जगह ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री। यहां भी एंगल 0 डिग्री, यहां भी एंगल 0 डिग्री। किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो देखिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम और उस पॉइंट पर एंगल की वैल्यू भी सेम। तो इसने किसको फॉलो कर दिया? सिमेट्री को। और गॉसियन सरफेस वही लेना है जो किसको फॉलो करे? सिमेट्री को फॉलो करे, सिमेट्री को। So draw a spherical shell through point P with center at Q and consider it as a Gaussian surface. अब ये Gaussian surface हो गया। अब E और थीटा को स्पेसिफाई कीजिए। Now as the value of electric field, the value of E and theta, the value E लिखते हैं, the value, या दोनों लिखो, बाद में लिख देंगे। The value of E and theta is same at every
point is the same at every point of the Gaussian surface. Gaussian surface के हर पॉइंट पर E की वैल्यू और थीटा की वैल्यू सेम रहेगी. E की वैल्यू कितनी रहेगी ये तो हमें निकालना है, लेकिन थीटा तो हमें मालूम है. थीटा कितना रहेगा? Here theta is given by 0 डिग्री. E के बीच का और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री. चलिए अब नेक्स्ट फ्रेम में आते हैं. जगह लगेगी, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं. हाँ ठीक है. अब उसके बाद थीटा 0 डिग्री आ गया. स्टेप सबके पास लिखी हुई है, वो स्टेप पे ध्यान दीजिए. पहले स्टेप में हमें गॉसियन सरफेस बनाना था, बना दिए. ई और थीटा को स्पेसिफाई करना है, ई और थीटा को स्पेसिफाई करना है, किया. द वैल्यू ऑफ ई एंड थीटा इज सेम एट द एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस. क्यों सेम है ई? सिंस ड्यू टू रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनती है बेटा? रेडियल, वो भी बाहर वाली रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर थीटा इक्वल्स टू 0. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली नहीं बनती, अंदर वाली बनती, लेकिन नॉर्मल तो हम बाहर वाले लेते, तब एंगल 0 नहीं लेते, तब एंगल लेते 180 डिग्री एंटी पैरेलल. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स है, नॉर्मल भी बाहर का बनाना है, सेम एंगल 0 डिग्री. हो गई पहली स्टेप. सेकंड स्टेप सबके पास लिखा है, हमें कैलकुलेट करना है. क्या करना है? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds. इसकी वैल्यू तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो. क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds को हम लिख सकते हैं. जब सॉल्व करेंगे तो क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है. E डॉट ds A डॉट b इज, क्योंकि हम क्लोज क्यों नहीं लिखे सर? इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अब हम टुकड़े करते जा रहे हैं ds, तो सरफेस को ओपन करते जा रहे हैं, छोटा छोटा टुकड़ा लेते जा रहे हैं. तो E डॉट ds A डॉट b is given by AB cos theta. इंटीग्रेशन E ds cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री. इंटीग्रेशन E ds cos 0 की वैल्यू 1. मुझे बताइए, अब सबको मालूम है इंटीग्रेशन सिखाया. इंटीग्रेशन कितने वेरिएबल का चैप्टर है? जल्दी 1 मिनट. तो बताइए यहां पर वेरिएबल कौन है? S. ये ds S सरफेस एरिया वेरिएबल है. तो E बताइए, E वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमने यहां लिखा हुआ है ना, E एंड थीटा इज सेम एट एवरी पॉइंट. सेम है मतलब कांस्टेंट हो गया ना बेटा E. तो कांस्टेंट हमने निकाले बाहर. इंटीग्रेशन किसका? ds का. ds का इंटीग्रेशन कितना होगा भाइयों और बहनों? S. S मतलब होता है, S क्या होता है? सरफेस एरिया. क्योंकि ds का इंटीग्रेशन S और S से क्या डिनोट कर रहे हैं हम लोग? सरफेस एरिया. बट द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल इज गिवन बाय 4 pi r square. माइक बंद कर दीजिए. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds. इसको सॉल्व किए, आंसर कितना आया? E. और सरफेस एरिया S की वैल्यू 4 pi r square आ गया. ये हो गया कैलकुलेशन पहला. दूसरा कैलकुलेशन बोला थर्ड स्टेप में हमें चार्ज निकालना है इनसाइड द सरफेस. सरफेस के अंदर चार्ज निकालना है. We have to find the charge enclosed. चार्ज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है बेटा हमें.
चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब देखिए चार्ज इनसाइड द सरफेस, डायग्राम सबको दिख रहा है बेटा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज लिया है इसलिए उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो चार्ज कितना है सरफेस के अंदर, क्यू। वो लिखिए स्टेप 3, एज चार्ज इनसाइड द, कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस, नहीं लिख तो भी चलता, अंडरस्टूड है। चार्ज इनसाइड द सरफेस इज क्यू, ये निकाल लिए। चार्ज इनसाइड द सरफेस कितना है बेटा, क्यू है, सबको दिख रहा है। चार्ज इनसाइड द सरफेस इज क्यू, ये लिख लिए। सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है। पहली स्टेप गॉसियन सरफेस ई और थीटा को डिफाइन कर दिया, सेकंड स्टेप में ये कैलकुलेट कर दिया, थर्ड स्टेप में चार्ज निकाल लिया, फोर्थ स्टेप में हमें अप्लाइंग गॉस थ्योरम। सो हमें अप्लाई करना है, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। क्या होता है गॉस थ्योरम, सबको मालूम है, अपने मन में बोलिए। क्लोज्ड इंटीग्रल E dot ds is given by q upon epsilon naught, that is a Gauss theorem। ये हो गई चौथी स्टेप। और पांचवी स्टेप में हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। माइक बंद कर दीजिए बेटा। पांचवी स्टेप में हमें क्या करना है, उस थ्योरम में वैल्यूज पुट करना है। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds की वैल्यू अभी हमने निकाली हुई है, कितनी है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये निकाल दिया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बचा हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साइड बची हुई टर्म, एक साइड Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे का बचा हुआ एप्सिलॉन नॉट। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए। E इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का बचा हुआ Q, नीचे का बचा हुआ आर स्क्वायर। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at a distance r from a charge q। और यही सेम फॉर्मूला हमने कूलम से भी निकाला हुआ था, लेकिन यही सेम फॉर्मूला हमने किससे निकाला, बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। और ये तरीका है किसको अप्लाई करने का, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए पटाख से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। ये घुमा दिया, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि फ्रेम में आ जाए। नहीं, थोड़ा ज्यादा ही जूम आउट हो गया, एक सेकंड है। हाँ, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लेके हो गया, मतलब हाथ खड़े करते जाइए। गुड। अब इस फ्रेम का ले लीजिए, इस फ्रेम का। अच्छा, पूरा फ्रेम आता था क्या, एक मुझे देख लो पहले। इसमें यहां तक आया तो ये कॉलम से जाना चाहिए, ये कॉलम से आ गया। हाँ, दोनों फ्रेम में आ गया। चलिए निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। नीचे का नहीं दिख रहा क्या, अब दिख रहा है? सबको दिख रहा है नीचे का? चलिए स्क्रीनशॉट निकाल के होगा तो हाथ खड़ा कर दीजिए। चलिए गुड। और ये था पहले बेटा गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का तरीका। क्या तरीका था बेटा गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का? हमने 5 स्टेप में बनाया है गॉस थ्योरम। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी हैव फाउंड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज किया है बेटा हमने?
तो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया है पॉइंट चार्ज। अब हम निकालते हैं लाइन चार्ज का, लाइन चार्ज। तो फिर से अब ये स्टेप्स सबके ध्यान में रहेंगी। गुड, चलिए now the next question, second, to find the electric field at a point due to infinitely long charged line, infinitely long charged line, मतलब चार्ज किस में भरे पड़े हैं? ये लाइन में भरे पड़े हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए अब उसको हम करते हैं आगे। इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन है बेटा, इनफाइनेटली। तो पहले जो दिया है पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा हमें, जो दिया है। तो चालू कहां से करेंगे? सबके पास अपने ओन आंसर्स लिखिए। पहले जो चार्ज है उसको डिफाइन कीजिए। कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग charged line, infinitely long charged line। अब चार्ज लाइन है तो उसके चार्ज हम Q से डिनोट नहीं कर सकते। तो कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड लाइन हैविंग लैम्बडा एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। जब पॉइंट चार्ज था तो हमने डायरेक्टली Q लिख लिए थे। लाइन चार्ज में चार्ज Q से नहीं, हम डिनोट करेंगे लैम्बडा से, एंड लैम्बडा इज नोन एज एन लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हो गया लाइन चार्ज के बारे में। कंसीडर अ पॉइंट P या कंसीडर Q। लेट कॉमन स्टेटमेंट्स होने चाहिए। let P be any point at a distance r, from infinitely charged लॉन्ग लाइन। P एक पॉइंट लिया विच इज एट द डिस्टेंस r फ्रॉम इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग लाइन। हमारा एम क्या है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कहां निकालना है? पॉइंट P पर। ये जो लिखा इसको डायग्राम में डिनोट कर दीजिए। तो सबसे पहले ये निकाल लिया मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन। इनफाइनाइटली मतलब होता है, इनफाइनाइट वर्ड ये रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव वर्ड मतलब कैसा? तो बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं।
जो अभी आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा। जनरली, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल ताकि आप पढ़ से समझ में आए। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मूंछों पर कितने बाल होते हैं? एक तो होते ही नहीं, या बहुत छोटे छोटे 2, 4, 8 दिखेंगे आपको। छोटे बच्चे मतलब एक 8, 10, 11 साल के। एज कंपेयर टू जो मूंछों पर बाल है उसके कंपेयर पे सर पर कितने बाल होते हैं? तो इससे बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट। कब? जब उसको कंपेयर किससे करेंगे हम? मुस्टैक के बालों से। वक्त पे आए हुए एग्जाम्पल से। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन कंपेरेटिव वर्ड है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन में कौन भरे पड़े हैं बेटा? क्या भरे पड़े हैं? तो इन सब में भरे पड़े हैं चार्जेस। ये चार्जेस भरे पड़े हैं, पूरे लाइन में चार्जेस भरे पड़े हैं। पूरे लाइन में चार्जेस भरे पड़े हुए हैं बेटा। चलिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है, पूरे चार्जेस भरे पड़े हैं। हमने एक पॉइंट P लिया, दिस इज अ पॉइंट P, जो कितने डिस्टेंस पर है? डिस्टेंस निकालते तो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो कितने डिस्टेंस पर है लाइन से? तो इट इज एट अ डिस्टेंस r है बेटा। इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज लाइन, सब में पूरे चार्ज भरे हैं। कितने चार्ज है नहीं मालूम, तो हमने उन चार्ज को डिनोट करने के लिए क्वांटिटी बनाया लैम्बडा, नोन एज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने चार्ज है, नोन एज अ लैम्बडा। अब इस पॉइंट P जो r डिस्टेंस पर है, मुझे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्लोज्ड सरफेस चाहिए। जिस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट P सरफेस के ऊपर आना चाहिए, क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। लेकिन गॉसियन सरफेस क्या है? तो गॉसियन सरफेस ये वो सरफेस है जो एक कंडीशन को फॉलो करता है, जिस कंडीशन का नाम है सिमेट्री। कंडीशन का नाम है सिमेट्री। इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान देके सीखिएगा, ध्यान देके प्लीज प्लीज बोलता हूं, ध्यान देके सीखिए। तो यहां लिख रहा हूं, ड्रॉ अ सिलेंडर, ड्रॉ अ सिलेंडर थ्रू point P. Draw a cylinder through point P and whose axis lies on the charged line. इसका मतलब क्या होता है? तो पहले सिलेंडर को देख लीजिए एक बार। ये सिलेंडर है बेटा, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये जो आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करते, जो हाइट डिनोट करती है, इसको कहा जाता है, ये सिलेंडर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इट इज नोन एज एक्सिस। तो हमें एक सिलेंडर ड्रॉ करना है पॉइंट P पर, पॉइंट P से पास करने वाला। तो सिलेंडर का जो एक्सिस होगा वो कहां होगा? वो एक्सिस लाइन के ऊपर होना चाहिए। मतलब ये जो लाइन है, हम जो सिलेंडर ड्रॉ करने वाले हैं, यही लाइन उसका एक्सिस है। अगर ये लाइन एक्सिस है तो जितना सिलेंडर राइट में होगा उतना ही सिलेंडर लेफ्ट में होगा। इक्वल पार्ट होंगे तो सिमेट्री फॉलो हो सकती है, इसीलिए। एंड हुज एक्सिस लाइज ऑन द चार्ज्ड लाइन, ये हो गया बेटा। अब हम सिमेट्री एंड कंसीडर as a Gaussian surface, अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। एंड कंसीडर एज अ Gaussian surface, तो ये बनाया सिलेंडर। अब सिलेंडर कितना बड़ा बनाएंगे? तो हमारी जरूरत क्या है? इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट अंदर आ जाए। आप छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए।
ये पूरी लाइन उसके अंदर आना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किन चार्जेस की चिंता करते हैं, उन चार्जेस की जो हमारे सरफेस के अंदर है। चार्ज अगर बॉक्स के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जीरो होता है, हमें तो उन चार्ज की चिंता करना है जो अंदर है। चलिए, तो इधर बनाया, इधर भी बनाया, उतने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, और ये बनाया क्लोज सिलेंडर। ये हो गई स्टेप 1, गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। अब गॉसियन सरफेस सिमेट्री फॉलो कर रहा है, मतलब ई और थीटा को डिफाइन करना है, ई और थीटा को। ये डिस्टेंस आर, तो अल्टीमेटली ये भी डिस्टेंस आर, अल्टीमेटली सेंटर से ये भी डिस्टेंस आर। इधर डिस्टेंस अगर आर है तो भाइयों और बहनों, डायग्राम थोड़ा सा एप्रोप्रिएट निकाल देता हूं, तो हद हो गई। अच्छा होगा मैं बायो का टीचर नहीं हूं, तो मालूम नहीं कितने घंटे लगते हैं डायग्राम निकालने के लिए। ये भी डिस्टेंस कितना होता है बेटा, आर, इधर भी डिस्टेंस कितना है, आर, हर तरफ डिस्टेंस कितना है, आर है बेटा ये। अब देखिए, एक एक चीज को समझिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वाला चार्ज है, ये चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड बनाएगा, आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है बेटा। अब पॉइंट जिस सरफेस पे, उस सरफेस का एरिया, तो उस सरफेस पे हमने ये छोटा सा एरिया ले लिया एरिया, उसका डायरेक्शन ये ड्रॉ किया नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को सोचते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला, ठीक है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाला भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकालना है जो सरफेस पर है, सरफेस पर ये वाला। तो सरफेस पे हर पॉइंट का डिस्टेंस सरफेस पर कितना है बेटा, आर। डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सरफेस के हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री आ गई। अब थीटा की सिमेट्री, ये छोटा एरिया लिया, इस छोटे एरिया को हमने डिनोट किया ds, एंगल कितना डिग्री, नॉर्मल बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ 0 डिग्री। अगर छोटा एरिया यहां लेते तो ये नॉर्मल, एंगल कितना होता, 0 डिग्री। छोटा एरिया यहां लेते तो नॉर्मल, एंगल कितना होता, 0 डिग्री। अब जरा इसको समझिए, आगे आगे कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर मान लो पॉइंट में यहां लेता, यहां पॉइंट लेता, ये वाला एरिया लेता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है बेटा। लेकिन एरिया अगर ये लेता तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तब थीटा दोनों के बीच में कितना होता, 90 डिग्री। तब आप बोलेंगे, बाप तकलीफ में आ जाएंगे, सर आप बोलते थीटा 0 होना चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। यस, सेम होना चाहिए। फिर डब्बा लेता हूं कल वाला, थीटा सेम, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम। जब ये डब्बा लेते, इस डब्बे की सरफेस देखिए, 1 2 3 4 5 6, थीटा किसके लिए सेम, हम जो सरफेस ले रहे हैं, अगर ये वाली सरफेस लिए, एक ही सरफेस है, तो पॉइंट यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, सबके लिए नॉर्मल बाहर की तरफ का ही बनेगा, यही नॉर्मल बनेगा।
सरफेस चेंज हो गई तो नॉर्मल चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले इस सरफेस का निकालेंगे फिर इस सरफेस का निकाले और ऐड करते गए, हम लोग ऐड करते गए। लेकिन जो एक पर्टिकुलर सरफेस ले रहे उसके लिए हर पॉइंट पे हमें थीटा क्या चाहिए, सेम। दूसरी सरफेस पे आए तो दूसरे के हर पॉइंट पे थीटा क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो जब ये सरफेस ले रहे हैं, इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पे थीटा क्या है, 0। जब ऊपर का सरफेस लेंगे, सर ऊपर का सरफेस सिलेंडर में कहां होता है, तो मैं दिखाता हूं आपको, मैं साथ में लाया हूं। ये ग्लास है सिलेंडर, इस ग्लास में ये पूरा कर्व्ड सरफेस और ये एरिया हो गया, ये पूरा कर्व्ड सरफेस है, पूरा गोल जो घूम रहा है कर्व। तो ये गोल तो एक ही चीज हो गई, लेकिन इस सिलेंडर के पास और दो चीजें, एक तो ये कर्व वाला पहला चीज है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, समझ में आ रहा है, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया गोल, और नीचे का एक फ्लैट सरफेस, ये देखिए फ्लैट है नीचे में सिलेंडर का, नीचे में फ्लैट, तो वैसे ही ऊपर में फ्लैट होगा। ये खुला हुआ इसलिए फ्लैट नहीं दिख रहा, लेकिन हम जो सिलेंडर ले रहे हैं वो तो क्लोज्ड सरफेस है, तो नीचे का भी फ्लैट ऊपर का भी फ्लैट। तो यहां सरफेस कितनी हो गई, 3। पहली है कर्व्ड वाली, ऊपर का फ्लैट नंबर 1, नीचे का फ्लैट नंबर 2। तो हमको जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 3 हिस्से में निकालना पड़ेगा। 3 हिस्से में कैसे, कर्व्ड सरफेस का, ऊपर के फ्लैट का, नीचे के फ्लैट का। इस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, एंगल 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यही डायरेक्शन है, बट ऊपर के फ्लैट के लिए 90, नीचे के फ्लैट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर, एंगल 90 डिग्री। एनी डाउट टू एनीबॉडी? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलिए ये हो गया। Now and consider as a Gaussian surface. Now the value of electric field, जरा कैमरा देख लो, दिख रहा है क्या? यस, जरा वो डायग्राम लेके उधर चले जाता हूँ मैं, ये यहाँ आ गया, कैमरे में भी कर लेता हूँ डायग्राम के बाद, ठीक है। Now the value of electric field, the value of E is the same at every point of the Gaussian surface, at every point of the Gaussian surface. The value of E, साथ में थीटा भी लिख लेता हूं, is same at every point of the Gaussian surface. Gaussian surface का ये वाला सरफेस के लिए थीटा सेम है, इस सरफेस के लिए, पूरे सरफेस के लिए थीटा सेम है, इस सरफेस के पूरे सरफेस के लिए थीटा सेम है। ये हो गया, स्पेसिफाई हो गया। अब हम थीटा की वैल्यू 0 नहीं लिखते, क्योंकि थीटा की 2 वैल्यू है, 0 भी और 90 भी, इसलिए थीटा यहां नहीं लिखते। थीटा की वैल्यू 0, चलो लिखना तो लिख सकते हैं, फॉर कर्व्ड सरफेस थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, फॉर फ्लैट सरफेसेस, क्योंकि फ्लैट 2 सरफेसेस है, ऊपर वाली और नीचे वाली, उसके लिए थीटा क्या है, 90 डिग्री। ये हो गई पहली स्टेप, गॉसियन सरफेस बना दिए, ई और थीटा को हमने बता दिया। बताने के बाद स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस। अब क्योंकि ये क्लोज इंटीग्रल है और ये एक स्टेप में नहीं होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस भी और 2 फ्लैट सरफेसेस है, तो इसको हिस्सों में करना पड़ेगा। तो क्लोज इंटीग्रल निकालने के लिए इसके 3 हिस्से, पहला हिस्सा कर्व्ड सरफेस का, दूसरा हिस्सा फ्लैट, पहली फ्लैट सरफेस का, और तीसरा हिस्सा
दूसरी फ्लैट सरफेस का सब में साइन जोड़ना है। कर्व फॉर्मूला से E डॉट ds, यहां भी E डॉट ds, यहां पर भी E डॉट ds निकालते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds, इसका अच्छा यहां क्लोज्ड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम एक एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, छोटे छोटे एरिया, इसलिए क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। E डॉट ds को हम लिखेंगे E ds cos थीटा कर्व्ड के लिए, यहां भी लिखा जाएगा E ds cos थीटा फ्लैट 1 के लिए, और ये भी लिखा जाएगा E ds cos थीटा फ्लैट 2 के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ E ds कर्व्ड के लिए थीटा की वैल्यू होती है 0, E ds फ्लैट के लिए थीटा फ्लैट 1, ऊपर का फ्लैट सरफेस रहे, नीचे का एंगल 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन E ds cos 90 डिग्री। लिख लिया है बेटा हम लोगों ने cos 90 डिग्री। उसके बाद तो क्लोज इंटीग्रल जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं E डॉट ds is given by E डॉट ds is given by इंटीग्रेशन E ds cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 इट मीन थिंग 0, 0 का इंटीग्रेशन 0, cos 90 0 इट मीन थिंग 0 का इंटीग्रेशन 0, तो प्लस कितना हो जाएगा 0। वेरिएबल s है, E कांस्टेंट बाहर, क्योंकि E इज सेम एवरीवेयर। सरफेस एरिया ऐड करना है सिलेंडर का सरफेस एरिया, यहां हम लिखना भूल गए, ड्रॉ अ सिलेंडर ऑफ हाइट लिखना भूल गए, थ्रू पॉइंट P एंड whose axis lies on the charge line and consider as a Gaussian surface। L ले रहा हूं मैं, L से डिनोट करता हूं हाइट ऑफ सिलेंडर, L से क्या डिनोट कर दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये जो है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ होगी ये इधर का मिटा दे रहा हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो बनी, दिस इज नोन एज एन L। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज गिवन बाय S। S stands for surface area, but the surface area of cylinder is given by 2 pi r L या 2 pi r h होता है, हाइट h लिया होता तो h होता, ये होता है बेटा। Therefore closed integral E dot ds is given by E। S की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 pi r L, ये बन गई सेकंड स्टेप, वैल्यू निकाल लीजिए। थर्ड स्टेप में बोला चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो हमने चार्ज वो तो लाइन में भरा पड़ा है, हमें लाइन के चार्ज से मतलब नहीं है, हम जो अंदर चार्ज लेते हैं Q से डिनोट नहीं कर सकते, वो लैम्बडा से डिनोट होता है एज charge inside the closed surface, charge inside the closed surface जो हमने लैम्बडा से डिनोट किया है, लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो चार्ज कितना होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ। इनसाइड द सरफेस कौन है, लैम्बडा, लैम्बडा का फॉर्मूला Q अपॉन L। लेकिन मुझे निकालना क्या है, चार्ज निकालना है गॉस थ्योरम लगाने के लिए, और गॉस थ्योरम जब लगाता हूं तो मैं चार्ज यूज करता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
मतलब मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, क्यू की। उसके लिए फॉर्मूला बना, इनसाइड द क्लोज सरफेस चार्ज कितना दिया है, लैम्बडा। लैम्बडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा इनटू एल। एल ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये निखिल का क्या प्रॉब्लम है यार, निखिल को अंदर जाते बोले, निखिल 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 सावरकर, क्या प्रॉब्लम बेटा तेरा, हाँ? तो अभी तेरे बारिश हो रही है क्या बेटा? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल ठीक है। चलिए Q की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, लैम्बडा इनटू एल, ये हो गई Q की वैल्यू हो गई। अब हमने थर्ड स्टेप में चार्ज भी कैलकुलेट कर दिया। फोर्थ स्टेप में हम करते हैं अप्लाइंग गॉस थ्योरम। फोर्थ स्टेप, स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds is given by Q upon epsilon naught। पांचवी स्टेप में पुटिंग द वैल्यूज, इसकी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, कितना है, E इंटू 2πRL इक्वल्स टू Q की वैल्यू, क्योंकि हम लाइन के लिए Q नहीं ले सकते, Q के टर्म में नहीं आएगा, वो लैम्बडा के टर्म में आना चाहिए। तो Q की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा इनटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर का L कैंसल। वैल्यू निकालना है हमें E की, तो E को एक साइड रखिए, बची हुई टर्म नीचे जाएंगी। तो E इज गिवन बाय, ये ऊपर का लैम्बडा अपॉन ये नीचे गया 2πr एप्सिलॉन नॉट। रीअरेंज कर दीजिए, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन r, and this is the value of electric field at a point P which is at a distance r from infinitely long charged line, infinitely long charged line। क्या होती है, E is given by 1 upon 2π epsilon naught लैम्बडा अपॉन r। अगर चार्ज लाइन है तो फॉर्मूला लैम्बडा के टर्म में। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। एनी डाउट टू एनीबॉडी, सबको समझ में आया? चलिए ले लीजिए इस फ्रेम का फोटो, ले लीजिए इस फ्रेम का फोटो फास्ट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा?